देखिए, आज का जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, वो टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक की योजना। यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने जो योजनाएँ बनाई हैं, उनके बारे में विस्तार से विश्लेषण कर रहे हैं। देखिए मतलब ये है, इन योजनाओं के पीछे मोहम्मद बिन तुगलक का एक उद्देश्य था, अपनी प्रजा को खुशहाल कैसे किया जाए। अब देखिए इसके मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के अंतर्गत जो है, पहली योजना जो है हमारी है वो राजधानी परिवर्तन। यानी राजधानी में चेंज कैसे किया जाए, यानी राजधानी को क्यों चेंज किया जाए, ये बना है हमारे। देखिए अब देखिए राजधानी परिवर्तन के पीछे जो उद्देश्य था मोहम्मद बिन तुगलक का, वैसे तो एक सिक्योरिटी लेकर भी था, और बाकी और अन्य कारण भी थे। देखिए आप, अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो है, कि जो सर्वाधिक विवादास्पद जो योजना है वो है राजधानी परिवर्तन, मतलब दिल्ली से देवगिरी राजधानी परिवर्तन करना, यानी दिल्ली को इसके स्थान पर देवगिरी को अपनी राजधानी बनाना था। अब देखिए 1327 ईस्वी में राजधानी परिवर्तन से पूर्व देवगिरी को दौलताबाद भी कहा जाता था, या दौलताबाद का नाम दिया गया था। सल्तनत के केंद्र में स्थित होने के कारण तथा मतलब जो है दक्षिण के निकट मतलब जो है होने के कारण और दौलताबाद को राजधानी परिवर्तन किया गया। मतलब एक बात समझिए आप जो है, दौलताबाद जो है पूरे भारत के मध्य स्थान में था, और जितने भी नवविजित राज्य थे उन पर भी नियंत्रण रखा जा सकता था। इसलिए जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जो है इस राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तन करने का प्रयास किया। वहीं पर देखिए जो है दक्षिण प्रदेश के जो नवविजित थे, अतः उन पर भी नियमित और गहन देख रेख की आवश्यकता थी। अब इन चीजों में इसमें राजधानी परिवर्तन के पीछे यह भी एक उद्देश्य रहा होगा। अब देखिए राजधानी परिवर्तन की योजना को सुनियोजित ढंग से क्रियान्वित करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने मतलब जो है सर्वप्रथम नई राजधानी में शाही प्रतिष्ठान को और तदुपरांत दिल्ली को जनता को विभिन्न चरणों में दौलताबाद ले जाने का आदेश दिया। वहीं पर देखिए दौलताबाद जाने वाले लोग के मार्ग में सारी सुविधा उनको प्रदान की गई है। जगह जगह पर पानी व्यवस्था, रसद व्यवस्था के लिए सराय बनाई गई है, जिससे हमारी जनता को कोई परेशानी ना हो। यहीं पर देखिए यह भी मानना अनुचित होगा कि राजधानी परिवर्तन दिल्ली का संपूर्ण जनसंख्या का पूर्ण निष्क्रमण था, तथा इसी के कारण ही दिल्ली नगर पूरी तरह से वीरान नहीं हो गया था, परंतु जिन लोगों को दौलताबाद ले जाया गया था उनका नया पर्यावरण मतलब नए पर्यावरण में या वातावरण में पसंद नहीं आ रहा था, और इसी असंतोष के कारण ही सुल्तान के विरुद्ध व्यापक रूप से विरोध व्याप्त हो गया। अब यहाँ जिसके परिणाम स्वरूप सुल्तान ने दौलताबाद से दिल्ली राजधानी पुनर्स्थानांतरित करने का प्रयास किया या निर्णय लिया। देखिए ये तो भी हमारी दिल्ली में से दौलताबाद राजधानी परिवर्तन की बात हो रही है। वहीं पर देखिए साकेत मुद्रा का जो है मतलब प्रचलन। देखिए मतलब जो है अब ये बात होती है कि जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने साकेतिक मुद्रा का प्रचलन क्यों किया। देखिए बहुत सारे विद्वान इसका कारण अलग अलग स्थिति से बताते हैं। अब देखिए जो है साकेतिक मुद्रा, देखिए उस समय जो है मतलब जो है शाही खजाने को भरने का एक कारण भी था। उस समय जो है हमारे यहाँ जो सिक्के थे वो चांदी के सिक्के चलते थे, जिसकी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में या बाजार में अच्छी मांग थी। तो अब मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रयास किया कि अगर मैं इस चांदी का जितने भी इकट्ठा करके अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेच दूं, इससे अपने राज्य की खुशहाली व्यवस्था ला सकता हूं, और इसके स्थान पर प्राकृतिक मुद्रा प्रचलन किया जाए। अब देखिए मतलब जो है सुल्तान की जो दूसरी योजना थी वो अपने राजधानी में अपने राज्य में प्राकृतिक मुद्रा का प्रचलन था। अब साकेतिक मुद्रा का अर्थ होता है मतलब समझिए एक बार, चांदी के टंके के स्थान पर कांसे के टंके का प्रचलन करना जो है। अब कांसे के टंके का जो मूल्य है चांदी के टंके के समतुल्य रखा गया या इसके बराबर रखा गया, अर्थात कांसे का जो टंका
चांदी के टंके का प्रतीक या फिर उसकी समतुल्य सांकेतिक मुद्रा थी। और विश्वव्यापी चांदी चांदी की कमी के कारण प्राकृतिक मुद्रा को प्रचलित करना पड़ रहा था। इब्न बतूता का भी ये कहना है, इब्न बतूता जो है एक बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है कि पूर्णतः अतर्क संगत है कि सुल्तान को अपने खजाने के खाली हो जाने के कारण प्राकृतिक मुद्रा का प्रचलन करना पड़ा। प्राकृतिक सिक्कों के बदले लोगों को चांदी के सिक्के प्रदान किए गए और इस योजना की विफलता का जो मुख्य कारण है वो व्यापक स्तर पर जाली और नकली सिक्का का प्रचलन। मतलब देखिए जो है जो मतलब जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्का चलाया था, उस सिक्के पर अगर मोहम्मद बिन तुगलक कोई मोनो दे देता तो मतलब जो है जाली या नकली सिक्के बनना थोड़ा मुश्किल होते। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे विद्वान ये कहते हैं कि मतलब जो है जब जो है मतलब जो है पर सामने मतलब साकेतिक सिक्का शुरू हुआ तो जो है हिंदुओं का घर टकसाल बन गया। मतलब लोगों ने जो है उसी आकार के कांसे के सिक्के घड़ने बनाने शुरू कर दिए, जिससे हमारी पूरी अर्थव्यवस्था डाउन हो गई है। अब देखिए इसी के कारण जो है व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में पूर्ण अव्यवस्था व्याप्त हो गई। अब व्यवस्था व्यक्त हो गई तो परिणाम स्वरूप सुल्तान को साकेतिक मुद्रा वापस लेनी पड़ी। क्यों लेनी पड़ी? क्योंकि जो मतलब जो है प्रतीक था, अगर मान लीजिए देखिए हमारे राज्य में अगर मान लीजिए वास्तविक मुद्रा के स्थान पर जाली मुद्रा प्रचलन शुरू हो जाए तो मुद्रा सबके पास पर्याप्त मात्रा में होगी। जब पर्याप्त मात्रा में तो उसमें जो वस्तु की कमी आ जाएगी, वस्तु की कमी आ जाएगी तो बाजार में अर्थव्यवस्था फैल जाएगी। अब देखिए इस कारण जो है मतलब जो है जब नकली सिक्के ज्यादा बन गए हैं, इस वजह से जो है मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी योजना साकेतिक मुद्रा वाली वापस लेनी पड़ी और उसने साकेतिक सिक्के के बदले चांदी के सिक्के चलन में शुरू कर दिए। देखिए दो योजना है, ये दूसरी योजना होगी मैं साकेतिक मुद्रा। तीसरी है खुरासान अभियान। अब देखिए खुरासान अभियान का मतलब समझिए आप जो है सुल्तान की जो है यानी मोहम्मद बिन तुगलक की तीसरी योजना जो थी वो थी मतलब जो है खुरासान की अभियान या खुरासान या इराक पर आक्रमण। अब देखिए मतलब जो है ये तीसरी योजना भी विफल रही थी कि वह इराक और खुरासान की विजय के लिए सैनिक अभियान शुरू करना। अब बर्नी क्या कहते हैं मतलब जो है इस बात में, इस सैनिक अभियान के लिए 37,000 सैनिकों की एक विशाल फौज खड़ी करना और सैनिक को पूरे एक वर्ष का अग्रिम वेतन दे दिया है, पूरे एडवांस एक महीने एक साल का वेतन भी दे दिया गया है। अब इस पर जो है संपूर्ण तैयारी के बावजूद भी इस अभियान को लक्षित उद्देश्य के लिए रवाना नहीं किया जा सका। अब देखिए इस उद्देश्य के लिए खड़ी की गई फौज को भंग कर दिया गया और जब भंग कर दिया गया तो देखिए सुल्तान ने इस अभियान की योजना इस कारण बनाई थी कि मध्य एशिया यानी कि पश्चिम एशिया में मंगोल खानों यानी मंगोल के जो खान थे उनको पतन हो गया था या उनके पतन उपरांत वहां की जो राजनीति थी वो रिक्ता व्याप्त हो गई थी या अव्यवस्था फैल गई थी। अब देखिए मतलब जो है सुल्तान का उस पर उन भारत की सीमाओं के बाहर अपने राजनीतिक प्रभुत्व का विस्तार करने के लिए उस सेना का प्रयोग करना चाह रहा था। इस योजना का जो है उस समय परित्याग करना पड़ा जब सुल्तान को यह पता चला कि इराक में राजनीतिक परिस्थितियां में काफी सुधार हो गया है, जो सैनिक अभियान भेजने के अनुकूल नहीं थे। इस प्रकार जो है विशेष जो है राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इस अभियान की योजना बनाई गई थी और उनकी परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण ही इस योजना का परित्याग करना पड़ा था। मतलब देखिए मतलब खुरासान में क्या आता है कि मतलब मध्य एशिया की राजनीति में परिवर्तन आ गया था। अब वहां का जो है इसको जो है आक्रमण करना कोई आसान बात नहीं थी, तो ये योजना भी इनकी असफल हो जाती है। देखिए ये हमारी खुरासान योजना। नेक्स्ट है कराचील अभियान। अब देखिए कराचील अभियान की अगर हम बात करते हैं, सुल्तान की जो है अगली योजना थी वो योजना थी कराचील की विजय के लिए सैनिक अभियान पर भेजना था, यानी सैनिकों को अभियान पर भेजना था जिसका विनाशकारी अंत हुआ। मतलब कराचील की जो तुलना हम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के पर्वतीय प्रदेश के साथ की गई थी।
अब कुछ इतिहासकारों का इसकी जो तुलना है वो जो है उत्तर प्रदेश के गढ़वाल कुमायूं क्षेत्र से भी की गई, क्योंकि यह क्षेत्र विद्रोहियों की शरण स्थली था। अब यह अतः इसे सुल्तान अपने नियंत्रण के अधीन लाना चाहता था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का भतीजा खुसरो मलिक इस अभियान का सेनाध्यक्ष था। वह कराची की सुगम विजय से इतना अधिक उत्साहित हो गया कि वह तिब्बत तक आगे तक बढ़ गया सेना को लेकर जो है। अब तिब्बत की सर्दी और बर्फीली तूफान में उसकी लगभग संपूर्ण सेना नष्ट हो गई या मारी गई। अब जो सैनिक इस प्राकृतिक आपदा से बच गए थे वो प्लेग में मारे गए थे। अब देखिए ये जो है चौथी योजना भी मतलब जो है फ्लॉप हो जाती है। देखिए इन योजनाओं का जो उद्देश्य था मोहम्मद बिन तुगलक का सिर्फ ओनली अपने राज्य में खुशहाली करना था। उसका जो उद्देश्य वास्तविक जो था वो पॉजिटिव था। और जिस समय योजना लॉन्च की जा रही लागू की जा रही है वो उस समय परिस्थिति उसके विपरीत थी, अनुकूल नहीं थी। अब देखिए जो लास्ट योजना है वो है हमारे दबाव में कर वृद्धि या लगान वृद्धि। दबाव क्षेत्र होता है, देखिए हमारा यमुना से लेकर पंजाब की जो सतलुज नदी है इनके बीच को जो है उपजाऊ क्षेत्र को दबाव क्षेत्र कहते थे। अब दबाव अर्थात गंगा यमुना के मध्यवर्ती उपजाऊ क्षेत्र में लगान वृद्धि संबंधी सुल्तान की पांचवी और अंतिम योजना पूर्णतः विफल हुई। अब देखिए इस योजना के अंतर्गत है क्या है, सुल्तान को अपने शासन के अंतिम दिनों में क्रियान्वित किया गया था, लागू किया गया था। और संभवतः दबाव में लगान वृद्धि को इस कारण लागू किया गया था कि यह क्योंकि मतलब यह सुल्तान का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र था। परंतु यह स्पष्ट नहीं है कि लगान कितना बढ़ाया गया था। परंतु यहां पर देखें मतलब दुर्भाग्य से इस योजना को गलत समय पे लागू किया गया, क्योंकि उस समय जो है दबाव क्षेत्र में भयंकर अकाल और अकाल और तदुपरांत प्लेग की महामारी के चपेट में था। इस संकटपूर्ण स्थिति में सुल्तान ने कृषकों को सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र में कृषि विभाग की स्थापना की। अब देखिए जो है जिस समय देखिए दबाव क्षेत्र में लगान जो व्यवस्था वृद्धि की गई थी, देखिए लगान व्यवस्था को ऐसा नहीं कि लगान बहुत ज्यादा लगा दिया था। देखिए इससे पहले भी यानी 50% लगान अलाउद्दीन खिलजी ने जनता से वसूल किया है और जनता ने आसानी से दिया। पर यहाँ पर लगान दबाव क्षेत्र में जो लगान वृद्धि हुई है या उस समय लागू हुई जिस समय दबाव क्षेत्र में अकाल और महामारी का प्रकोप था, जिसमें किसान इतना लगान देने में सक्षम नहीं थे। अधिकतर किसान अपनी खेती छोड़कर चले गए थे। और फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि व्यवस्था में स्टेब्लिश करने के लिए लोगों को अपनी कृषि उपजाऊ बढ़ाने के लिए एक ऋण लागू किया, जिसे कहते हैं सौंदर्य ऋण की बात करते हैं। अब यहाँ पर इसी दिशा में देखिए सुल्तान ने कृषकों की सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र में एक कृषि विभाग यानी दीवान ए कोही या ऐसा कहते हैं दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की, जो अकाल राहत संहिता तैयार की और सिंचाई के लिए सैकड़ों कुएं खुदवाकर फसलों का चक्र आवर्तन या सस्यवर्तन रोटेशन के द्वारा कृषि के तरीके में सुधार करने के लिए प्रयास किए गए और अकाल ग्रस्त क्षेत्र को कृषि ऋण यानी तकावी ऋण भी प्रदान किया गया। पर यहाँ पर समस्या यह थी तकावी ऋण जो है बहुत सारे किसान लेने को तैयार नहीं थे। किसानों को लग रहा था कि सरकार हमें लालच दे रही है, तो हमें ये गिरफ्तार कर लेगी, फिर हमें जेल में डाल देगी क्योंकि हम लगान नहीं दे सकते। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल के अंतिम दशक यानी 1341 से 1351 के दौरान उसके साम्राज्य में विद्रोह सुरक्षा राक्षसी की भांति मुंह खोले सर्वतः उठ खड़ी हुई, यानी इसके टाइम में विद्रोह शुरू हो गए और उसने अपने संपूर्ण शासनकाल में 34 विद्रोह का सामना किया, यानी कितने 34 यानी 34 विद्रोह का सामना किया। अब देखिए जिनमें से 27 विद्रोह अकेले दक्षिण भारत में हुए थे। अब उसके जीवन काल में ही संपूर्ण दक्षिण भारत स्वतंत्र हो गया था और दक्षिण में तुगलक साम्राज्य के ध्वंस अवशेषों पर 3 स्वतंत्र राज्यों का निर्माण हुआ। वो 3 स्वतंत्र राज्य कौन कौन से थे? एक विजयनगर, दूसरा बहमनी साम्राज्य
तीसरा, मदुरा के सल्तनत की स्थापना हुई। अब सल्तनत इन विद्रोह के दमन करने के संबंध में अपनी सैनिक विफलता से अवगत था, पर उसने दक्षिण को पुनर्विजित करने का कोई प्रयास नहीं किया। दक्षिण भारत जो है सुल्तानत से ही पृथक हो जाने की प्रति सुल्तान ने संतोष कर लिया, पर उसने गुजरात और सिंध में व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। इन प्रयासों के अंतर्गत ही मतलब जो है उसने गुजरात में तो व्यवस्था स्थापित कर ली, परंतु सिंध में थट्टा की ओर जाते हुए 1351 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इतना ही कुछ है, बाकी आगे इसमें और टॉपिक डिस्कस करेंगे इसके